के चुने हुए देवों के ये देव हैं, सबके चुने हुए भक्तों के वास्ते न कभी अनमने हुए, भक्तों के वास्ते न कभी अनमने हुए। दुनिया में नारियों की बढ़े शान इसलिए, दुनिया में नारियों की बढ़े शान इसलिए, शंकर है खुद ही अर्धनारीश्वर बने, शंकर है खुद ही अर्धनारीश्वर बने। बहुत आभार आप सभी का। आइए मैं कुछ और पंक्तियां पढ़ती हूँ। बाबूलाल सर आप बैठे हैं, सुनिएगा, और अपने एसडीएम सर और डीएम सर भी बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ पंक्तियां आप सबके बीच में उपस्थित करूँ, उसके बाद मैं शुरू करूँगी। सुनिएगा। राम सीता के मंगल कहानी है, राम सीता के मंगल कहानी है, शान पुरखों के आँखों के पानी है, शान पुरखों के आँखों के पानी है। कोई कैसे जुदा मुझको कर पाएगा, कोई कैसे जुदा मुझको कर पाएगा। गाँव में हूँ मेरी राजधानी है, गाँव में हूँ मेरी राजधानी है, गाँव में हूँ मेरी राजधानी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं प्योर हिंदी ही पढ़ रही हूँ, कोई राजस्थानी उर्दू तो पढ़ नहीं रही आप सब। और अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आएगा कि राजस्थानी है क्या। तो मैं आप सबके बीच में कुछ और पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुझे पता है कि ये पीछे के मोहल्ले वाले चले गए हैं, दो लोगों को सुन करके, कुछ मुझे भी सुन के चले जाएंगे। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ। जो दिल में है लब से उसे इकरार भी करो, जो दिल में है लब से उसे इकरार भी करो, मजबूरियों के फासले को पार भी करो, मजबूरियों के फासले को पार भी करो। खामोशी को अफसाना बना देगी ये दुनिया, खामोशी को अफसाना बना देगी ये दुनिया। तुम प्यार कर रहे हो तो इजहार भी करो, तुम प्यार कर रहे हो तो इजहार भी करो, तुम प्यार कर रहे हो तो इजहार भी करो। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इधर हमारी माँ समय भाभी बैठी है, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, और चार भाभी जी भी बैठी हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ। दरअसल मेरा घर भी चार ही है। सुनिएगा, मैं कुछ और पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुट्ठी में बंद ताबीरों तकदीर हो गई, मुट्ठी में बंद ताबीरों तकदीर हो गई, हटती नहीं निगाह वो तस्वीर हो गई, हटती नहीं निगाह वो तस्वीर हो गई। यह प्यार के मदिरा का असर है मेरे सनम, यह प्यार के मदिरा का असर है मेरे सनम। तुम रांझा मेरे, मैं तुम्हारी हीर हो गई, तुम रांझा मेरे, मैं तुम्हारी हीर हो गई, तुम रांझा मेरे, मैं तुम्हारी हीर हो गई। बहुत बहुत आभार। मैं चाहती हूँ कि इस कवि सम्मेलन का मंच का संचालन बहुत ही बढ़िया भाई साहब कर रहे हैं, खयाली जी। एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद आप सब उन्हें। मैं कुछ और पंक्तियाँ आप लोग के बीच में बढ़ी, सुनिए। लोग क्यों प्यार निभा करके तोड़, बाबूलाल सर
अगर आपके विद्यालय के होंगे तो ठीक है, अगर बाहर होंगे तो इनके पैसे काट लेना आप, तो बहुत डिस्टर्ब। वो मुझे बहुत घूर के देख रहा है कि उन्होंने बहुत सुनिए, मैं गीत पढ़ती हूँ आप लोग के बीच में। 2 से 2.5 मिनट का गीत पढ़ूंगी और आप सबके तालियों का घनत्व मांगती हूँ, थोड़ा साथ मांगती हूँ। चूँकि गीत पढ़ूँ तो गीत में थोड़ा सा जीवित होना भी जरूरी होता है। मैं पढ़ती हूँ आप लोग के बीच में, सुनिए। डोली संग जाऊँ न कहाँ संग जाऊँगे, 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 डोली संग जाऊँ न कहाँ संग जाऊँगे। जब तक ये पूरा सदन ताली एक एक करके नहीं बजाएगा, एक ही लाइन गाऊंगी। डोली संग जाऊँ न कहाँ संग जाऊँगे, डोली संग जाऊँ न कहाँ संग जाऊँगे, मैं तो परदेसिया के प्यारे संग जाऊँगी। डोली संग जाऊँ न कहाँ संग जाऊँगे, डोली संग जाऊँ न कहाँ संग जाऊँगे। आँखियों में दिन रात जिसका है सपना, आँखियों में दिन रात जिसका है सपना, जिसके सिवा न कोई दुनिया में अपना, जिसके सिवा न कोई दुनिया में अपना। कल्पना के पार वो जो रंग रूप वाला है, कल्पना के पार वो जो रंग रूप वाला है, कल्पना के पार वो जो रंग रूप वाला है, छवि उसकी मन में उतार संग जाऊंगे, छवि उसकी मन में उतार संग जाऊंगे। और मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे। साहब, हम भारतवर्ष की नारियां हैं, जिससे प्यार करते हैं, मरते दम तक उसी से प्यार करते हैं। आगे मैं बंद करती हूँ, सुनिए। आरती है भोर की वो संजुबाती शाम के, आरती है भोर की वो संजुबाती शाम के, मेहंदी रचाऊं बस उसके ही नाम की, मेहंदी रचाऊं बस उसके ही नाम की। शाम सावरी के रंग जैसे मेरा रंग गए, शाम सावरी के रंग जैसे मेरा रंग गए, शाम सावरी के रंग जैसे मेरा रंग गए। मैं भी वैसे खुद को संवार संग जाऊंगे, मैं भी वैसे खुद को संवार संग जाऊंगी। मैं तो पर, अरे मैं क्या ताली बजती है, और मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे। और इस गीत का आखिर बंद करके मैं अपना जगह लूंगी, सुनिए। अरे मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी, सखिया सहेली चाहे घर बार छूटे, सखिया सहेली चाहे घर बार छूटे, नेह नाता जन्म जन्म का न टूटे, नेह नाता जन्म जन्म का न टूटे। रूठे चाहे कोई भी दुनिया जहान में, रूठे चाहे कोई भी दुनिया जहान में, रूठे चाहे कोई भी दुनिया जहान में, दिल जिससे लगा उस प्यार संग जाऊंगे, दिल जिससे लगा उस प्यार संग जाऊंगी। और मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? पक्का? प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। भाई भाई सरकार, राम राम। यार कोई चीज तो ढंग से बोल लो। सत श्री अकाल। कॉपी टू ऑल। भाई रे बैठ जा, बड़ी देर में नंबर आया मेरा। वो ज्यादा मोटे है ना, बाबूलाल जी ने बोल रखा है थोड़ी थोड़ी देर बाद खड़े होते रहना, सोफा भी सांस लेगा। कोई बात नहीं, अब तू चुप रहे, तेरी बात का कोई असर नहीं जा रहा, मैं शुरू से देख रहा हूँ। मेरे घर का मामला है ना। तेरे को कोई सीरियस नहीं ले रहा। तो तुम जा रही हो, निकल जाओ, निकल जाओ। जब अब सरदारी
मैडम होती है तो सरदार को थोड़ा सहारा रहता है, बिना मैडम के सरदार चलता नहीं। देखो भाई, एक बात मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आदरणीय डीएम साहब, मेरा मतलब कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, शायद एसएसपी साहब भी बैठे हुए हैं, है ना जी। बाबूलाल जी, सांगवान साहब, सागवान साहब किधर बैठे हैं? सागवान साहब वो जो सबसे स्मार्ट है सामने। सर आप एसपी हैं, मैं आईजी। सर आपने, अरे ये उठ के कहाँ जा रहे हैं भाई? बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बात आईजी साहब की, एसपी साहब की हो रही है, आप बीच में क्यों? नहीं नहीं, बैठ जाओ बच्चों। अभी तो मैंने एसपी साहब को सेंटर में ले रहा हूँ। हाँ, शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बार एक काम करो, थोड़ा सा आनंद आए, सब लोग जो हैं ऐसे हाथ उठाओ। अब इनको तालियों में बदल दो। थोड़ा देखिए, ये जब तक हम हंसाते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप जिद कर लेंगे कि नहीं हंसना, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, आप हंस नहीं सकते। सही। लेकिन दोस्तों, अंदर की मस्ती को जब आप होठों तक ले आएंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी गम आपकी आंखों में आंसू नहीं ला सकता है। इसलिए हम कुछ कर रहे हैं हंसाने की। एसएसपी साहब, आपने यूपीएससी क्रैक किया, फिर ट्रेनिंग दी, फिर आप कहीं जूनियर भी लगे होंगे, आज एसपी लगे हैं। सर मैं तो एक रात में आईजी बन गया था। ये कैसे हुआ? शादी के दिन। उस दिन के बाद जब भी मैं घरवाली से कहता हूँ कम्मो, वो कहती है आईजी। बेटा तू वहाँ से उठ के आया, तेने फोटो यहाँ लिया, मैं जब आया था तेने वहाँ से लिया, फिर यहाँ से। तू सच बताना ईमानदारी से, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो बावड़े काय के लिए फोन बना रहा है। अरे भाई, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। थोड़ा मुखर हो जाइए, आनंद आता रहे। डीएम साहब, मेरे मतलब कलेक्टर साहब, जहाँ कहीं भी बैठे हो, मैं प्रणाम करता हूँ। अब बात क्या है कि मैं व्यवस्था, एक टिप्पणी करता हूँ। सुनो, मैं पहले आपका आईक्यू नापता हूँ। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। नहीं, आईक्यू आपका ढीला है। फिर आजमाता हूँ, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को हम सुधारी थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूँ सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द कोई कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता, तो इस देश का ही लेकिन टाइम पे हम कोई काम नहीं करेंगे। सरदार साहब, आप मेरे सामने बैठे हुए, मुझे झटके लग रहे हैं। नहीं नहीं, सरदार के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है। आप बात नहीं, मैं, आप तो मेरी साइड में बैठे थे। जी। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अब आप बजा नहीं रहे। देखो, मैं बता रहा हूँ, मुझे माँ सरस्वती का वरदान है, जो मेरी बातों पर ताली नहीं बजाता उसको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती। इसलिए मैं बार बार नहीं कहूँगा कि भाई ताली बजाओ, अपन पढ़े लिखे लोग हैं सर, कोड सेट कर लेते हैं। मैं कहा करूँगा अगला जन्म आप बजा दिया करो। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगला जन्म। मेरा काम कम से कम तालियों में नहीं चलता सर, पता नहीं, हम तो हंसाने के लिए बैठे रहते, सामने आके लोग बैठ जाएंगे। अब हमें पता नहीं चलता कि इनकी समझ में नहीं आ रही, हम समझ आ रही है। कलकत्ते में मैं सर कर रहा था
सुने अधिकारी लोग जितने भी बैठे हुए हैं। सर मैं कलकत्ते में ऐसे ही प्रोग्राम कर रहा था तो सामने आके बैठ गए। मैं कही भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। कमाल है। मैं थोड़ा और सुनाया, मैं कहा सर आप तो हंस भी नहीं रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। फिर मैं जब दोबारा गया तो मुझे बाजार में मिले मेहंदी हाथ में लगी हुई, कंगन बना हुआ, मर्सिडीज कार। मैं कहा भाई साहब आप तो बड़े ठाठ हैं। बोले मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पे नहीं गए? सर कुछ काम ऐसे भी है जो खुद ही करने पड़ते हैं, लेकिन IQ आपका वाकई डाउन है। रियली यार जोरदार तालियां बजाइए। मैं बार बार आपके कान में आके कहा करूँ ताली बजाओ। देखो मैं ऐसे किया करूँ तो आप ताली बजा दिया करो। नहीं आएगा आएगा थोड़ी देर। कहाँ है सागवान साहब? वो बताऊं बात? सर DM साहब मेरे संग बड़े पक्के लगे रहते हैं। अभी सागवान साहब यहाँ आए, मैंने नमस्कार किया। बोले प्रताप सिंह तू पहली बार आया है तू यहाँ तो जरा ऐसे खड़े होना, ऐसी बातें करना, ऐसे ऐसे बोलना। मैंने कही देखो रे सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें जाट भी सलाह दे रहे। सर थोड़ा और मस्ती में आइए। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात भाई रे भाई जाने वालों को कौन रोक सकता है? ये मोबाइल किसी और का ले आए? नहीं मोबाइल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नंबर आया है। और आप ऐसे अकेले छोड़ के मत जा रहे। बैठो थोड़ी देर अच्छी बातें सुन लो। टाइम इतना हो गया और तुम चले भी जाओगे तो जाओ, मैं शराब देता हूँ तुम्हें बच्चे जगते हुए मिलेंगे। मस्ती ले लो, आनंद ले लो। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, हम एडिक्ट हैं, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है। और हमारा नशा ये है कि हम आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आपके होठों पर हंसी देखना चाहते हैं। ये हमारा नशा है। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब है। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहा सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर सैफरन कलर जो केसरिया है वो हिंदू का है, सफेद रंग क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? सर हम बताते हैं। देवेंद्र जी कहाँ बैठे हुए हैं? देवेंद्र अग्रवाल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। अग्रवाल एक ऐसी नस्ल है सर जिसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाए। नहीं सही, अरे ये बड़े विचित्र प्राणी है सर। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार ताली बजाई, मैं बता देता हूँ अग्रवाल कौन है। वो अमित आए अमित एक गांव में एक पहलवान आ गया सर। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा। अच्छा मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? जब यहाँ पे SP साहब और कलेक्टर साहब बैठे हों तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत है? नहीं मतलब उनके सामने यार एक गाँव में सर एक पहलवान आ गया, थोड़ा छोड़ो एक बार फिर ताली बजाओ, मस्ती आए और टाइम बर्बाद किया आपने।
इतनी देर बैठे ना, थोड़े मस्ती हंसने की। कोई GST नहीं लगी है हंसने पर। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 100 मर्जों की एक दवा है हंसी। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप आजमा करके देख लेना। तो सर क्या हुआ, एक गांव में एक पहलवान आ गया, वो अग्रवाल छूट गए मेरे हाथों से। अग्रवाल नहीं छूटना नहीं छूटना चाहिए। हाँ, तो गांव में एक पहलवान आ गया, उसने कहा कोई कुश्ती लड़ो। गांव में कोई पहलवान नहीं। लोगों ने कहा भाई अब तो नाक कटेगी, क्या करें। बोलो चलो अग्रवाल साहब के पास चलते हैं, वो बताएंगे। अब पहुंच गए अग्रवाल साहब के पास। उन्होंने कही जी राम राम के राम राम। बोले जी गांव में पहलवान आया। अग्रवाल साहब बोले मैं क्या करूं? बोले सर गांव की नाक कटी जा रही है, कोई उपाय बताओ। सोच साच करके अग्रवाल साहब ने कहा देखो आपके एक बार में पूरे सदन की ताली उठनी चाहिए बढ़िया बात पर। तो क्या हुआ, अग्रवाल साहब ने सोच साच के कहा कि नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती में लड़ूंगा। लोगों ने कही ये पहले तो कट रही थी या नहीं कट रही थी, ये अब जरूर कटेगी। अग्रवाल साहब ने कहा चलो, तो गए। कुश्ती शुरू हुई अखाड़े में। अब पहलवान तो पहलवान, उनने अग्रवाल साहब को पटकने के लिए कंधे पर उठा लिया। अब गुरु सीन ये बना कि अग्रवाल साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। अग्रवाल साहब ने पहलवान के कान में कहा बेटे 5 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो गया। पहलवान आंखें बदलने लग गया। उन्हें देख ले 5 कुश्तियों में नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। दूसरे दिन पहलवान गया अग्रवाल साहब के पास। बोले लाओ 5 लाख। बोले काहे की? अरे बोले सर आपने कल वायदा अखाड़े में किया था कि 5 लाख दूंगा, चित्त हो जाए। बोले ताली उठा रहा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल रहा था। सर क्या है, ये देश बड़ा विचित्र है। आई को थोड़े से मेरे काम लायक आप होते जा रहे हैं। आपका आई को धीरे धीरे बढ़ता सर, नहीं ऊंचा होता जा रहा है। सर डीएम साहब किसी का क्या पता थोड़ी चलता है, कलेक्टर साहब कि किसी के मन में क्या है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। नहीं सुन अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। समझ में किसके यार ऐसे नहीं आ रहा है। दर्जन का है, थोड़े लोगों पे कुछ होते हैं। अग्रवाल है जैसे, अग्रवालों पे जितना माल बढ़ता जाएगा उतना ही विनम्र होते जाएंगे। सरदारों पे जितना माल बढ़ता जाएगा उतने उग्र होते चले जाएंगे। वही चले यार एक कतल लायक तो हो ही गया। ये होता है सर। छोटी छोटी चीजें होती हैं आदमी पे कितना वो करता है। एक चाइना उसका बाल है, चाइना बाल सुनते हैं ना, जानते हैं चाइना बाल? ताली बजा के बताओ मुझे। हाँ, दुनिया में चाइना बाल करता घूमता है। हमको कभी हिंदुस्तानियों को कभी आपने उमड़ते हुए देखा है? हमारे पास उस पर एक चाइना बाल, हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे ज्यादा कलेशी केजरीवाल। और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। हमको यार कितने हैं दोस्तों। एक बार फिर तालियां बजाओ। मैं फिर आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ भाई, जोरदार ताली बजाओ। रिचार्ज अच्छा करो। आप रिचार्ज इस तरह करते रहेंगे, थोड़ी देर में चलूंगा। बाकी तो अपना आप यही लीला समाप्त करेंगे। भाई साहब आप बहुत देर से खड़े हुए। सरदार साहब बैठ जाओ। सरदार साहब मैं जो कह रहा हूँ आपकी बात समझ में आ रही है? आ रही है? हाँ तो आएगी क्यों नहीं, आपको इंग्लैंड से आए। बिल्कुल मस्ती का मूड में आ जाओ।
आपको हंसाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और आप हमें ताली और लाफ्टर के अलावा कुछ नहीं दे सकते। दोस्तों, हमारा ये सुगल है। एक बात कह के जाना चाहता हूँ आपसे, एक बात कह रहा हूँ, समझ में आ जाए तो पीछे तक तालियों से मुझे बताना। आज मैं आपके हनुमानगढ़ में हूँ। हनुमानगढ़ है, हाँ, मैं हनुमानगढ़ में हूँ। आपको एक बात बता के जा रहा हूँ, आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए मुझे पकड़ लेना, लेकिन मेरी बात आप साथ रखोगे तो जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों, और मुझे तालियों से बताना मेरी बात साथ में रखेंगे। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए आनंद लीजिए। यहाँ पे बात हो रही थी, वो कह रहे थे वो कबूतर चिट्ठी ले गया और वो लड़की जो है गीत गा रही थी प्यार मोहब्बत के। ऐसी बात नहीं सर, प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी। अब तो मोबाइल वगैरह आ गए, ये हमारे जमाने में तो सरदार जी आप 20 मरीज रहे क्या इस दवाई से? हाँ, वो बता रहे हैं सर, चिट्ठियां लिखी जाती थी, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा बाबूलाल। तो उसके घर फेंकने जाते थे, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी क्या फेंकी और बर्मा जी क्या गिर गई। ये ऐसे होता था। अब क्या है, तो मोबाइल आ गए, तो बेटा वो भी कहीं अकेले में बैठी है, वो वहां से सुनी यार खत्म। सर, हमारे जमाने में शादी से पहले लड़कियां नहीं दिखाती थी, आजकल तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हमारे जमाने में लड़कियां नहीं दिखाते थे, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। तो तू क्या देखेगा? हमने देख ली, वापस थे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सर सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुई। पंगा पड़ गया था ना, तो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी। लेकिन दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, मेरे हम उम्र भी मातृ शक्ति बैठी हुई है, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैंने 62 देशों की यात्रा की है, मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं, लेकिन आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। मेरी बात को तालियों से रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी से। विदेशों में वो अंग्रेज छूट गया और मेरे हाथ से। अच्छा, एक शुद्ध हास्य सुनाता हूँ आपको। ताली बजाइए, शुद्ध हास्य। आप मैं जो कह रहा हूँ वो समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं तो ताली वाली बजाते रहिए। कितनी देर तक डीएम साहब, वो कलेक्टर साहब कहते हैं यहाँ, हाँ, कोई नहीं समझे, आप तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं भी डीएम होता, पर मैंने कही फिर कविता कौन सुनाएगा, तो इसलिए सब मैंने फिर मैं डीएम बनना मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा डीएम होने से फायदा भी क्या है, कविता सुनाओ, चाहे छठी फेल हो ऊपर से सुनाओ, डीएम तो नीचे बैठे रहते।
लेकिन सर ये एक शुद्ध हाथ से सुनाता हूँ, सुना ये एक तालियां बजाओ एक बार, थोड़ा मुझे भी रिचार्ज करते रहो। सर वो अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था। क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे, बड़ी मुश्किल है सरदार साहब, हो सकता है आपके संग भी होती हो, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, सरदार को देखते और नहीं तो मुस्कुराने के लग जाएंगे। मैंने एक फल वाले से पूछा मैं केले कैसे दिए, बोले 40 रुपये दर्जन, मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए सर मैं क्या करूँ उसमें। मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है, बोले 5 रुपए का एक, मैं चल 10 के 2 दे दे, उसने कहा नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा यार 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए, कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5 के 2 बार में ले ले। सर मैं क्या करूँ। अच्छा ये मातृ शक्ति बैठी हुई है, शायद भाभी जी भी बैठी है ना, कलेक्टर साहब बैठी है ना, मैं प्रणाम करता हूँ, बैठी है ना, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नाराज मत होना। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने। सृष्टि चली हुई है, लगे हुए हैं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तो एक फल वाला खड़ा हुआ, मुझसे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। उन्होंने कहा सर ये बनाना है, बनाना केला। तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई। मैंने इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है। उसने कहा ये एप्पल से। मैंने ये बोला व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है, मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब पता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर। बाबूलाल जी उतार लूं? नहीं भैया पूछ के उतारना चाहिए, दादा आदमी है, उन्होंने कहीं 2 सेकंड पहले उतार लिया, पैसे काट लो। दोस्तों एक व्यंग पढ़ता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग पढ़ता हूँ, अगर आपकी समझ में आ गया तो वेरी गुड, और नहीं समझ में आया तो वेरी वेरी गुड। हाँ एक व्यंग पढ़ता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ सर। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे पहले समझ के बताना। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। थैंक यू थैंक यू, तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपए तनख्वाह 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। आप वैसे मेरे काबिल होते जा रहे हैं, और जिस स्पीड से हो रहे हो, धीमी स्पीड से, मुझे लगता है ये सुबह 4 बजे तक चलाना पड़ेगा। जागरण सुनने वाले हैं, कविता कमी होती है यहाँ चलाए रखो। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा। कितनी देर और चलाऊंगा बता, आपकी इच्छा थोड़ा इच्छा क्या होती है, तुम समझ रहा है उतना भी सरदार नहीं हो। अरे चलिए सर, कभी आपने सोचा, मेरे गुरसिक भाई बैठे हुए हैं, कभी आपने सोचा है जोक्स ज्यादातर सरदारों पर क्यों पड़े जाते। हाँ मैं बताता हूँ सर। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ कोई यहाँ आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी,
लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगरबंद। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब पीछे तक हर व्यक्ति की ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती है, वह मस्ती अपने आप होती है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आईक्यू थोड़ा ऊंचा करना, बहुत आनंद आएगा आपको। सब 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ इधर बैठा। इन्होंने बोला चला, मैंने नहीं बोला। जो भी है, मुझे मदद करना है। तो वो उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो आईक्यू थोड़ा ऊंचा करो, मस्ती करो। मैं माइथोलॉजी से हास्य निकाल के दे रहा हूँ आपको। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी, देखो अब आईक्यू ऊंचा करना, मुझे बताना बात। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। और गुरु सरदार देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ साले, पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां। सर आप अगर जानते हो, कुछ लोग देखते हो, तो मेरा एक पॉलिटिकल शो आता है लपेटे में नेताजी, देखते हैं कुछ लोग। अब अरे मैं तो बहुत देखने वाले हैं भाई। तो मैं यहाँ से राजनीति नहीं पढ़ता, लेकिन राजनीति क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या है, हाँ कोई बात नहीं, कुछ लोग उठते ही बैठते हैं, उठते ही बैठते हैं। दरअसल क्या है, आदत हो जाती है आदमी की तो जाती नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, वो आदत हो जाए ना तो जिस हरकत को दिन में करता है वो सोते सोते भी करता है। जैसे मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। होता है, आदत हो जाए। पुलिस वाला सोते सोते लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में, तू पार्किंग में हो। आदत जाती नहीं है। तो मैं आपको पॉलिटिक्स की बात बता रहा था कि एक्चुअल राजनीति है क्या। एक व्यंग फिर पढ़ता हूँ, अगर आप तक पहुँच जाए तो मुझे बताना। आप भाई साहब कोई बात नहीं यार, 2 मिनट और रुक जाओ। 2 मिनट 4 आदमियों के लिए 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गए। चल 4 मिनट, कोई नहीं, टाइम हो रहा है, लोगों का जा रहे हैं।
और दरअसल जो पहले दो उठे हैं, जो दूसरे दो उठे हैं, वो पहले वाले उसके पड़ोसी हैं। बढ़ रहा आयु बढ़ रहा है सर। मेरा एक दोस्त नहीं था, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ उसके बच्चे कहते हैं चाचा जी नमस्ते। अब के मैं जब दोबारा गया तो कहते मामा जी नमस्ते। मगर बड़ा जल्दी रास्ता बदल दिया। कहता है जब आप आ रहे थे ना तो पापा मम्मी से कह रहे थे ये साला फिर आ गया। ये होता है। तो हम जब रात को खाना वाना खा रहे थे तो उसका बड़ा बेटा आ गया, बोले पापा मुझे राजनीति सिखा दो। बोले राजनीति नहीं करते। बोले जी फिर आप क्यों करते हैं? मैंने कहा यार ये सोएगा नहीं, इसको कुछ बता दे। तो बोला बेटा राजनीति आप भी सुन लो ध्यान से। बोला राजनीति में होता क्या है, देश होता है, तरक्की होती है, अर्थव्यवस्था होती है, सरकार होती है, ये जनता होती है, कर्मचारी होते हैं, यही सब चीजें होती है राजनीति में। बोले जी मेरी समझ नहीं आई, डिटेल में बताओ। बोले अच्छा एक बात बताओ, घर में कमाता कौन है? बोले पापा आप। तो ये समझ लिए कि मैं अर्थव्यवस्था हूँ। खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। तो मम्मी समझ ले सरकार है। बोले हम तनख्वाह किसको देते हैं? बोले जी नौकरानी को। तो ये समझ ली कि ये कर्मचारी है। कहता जी मैं? अरे बोले बेटा हम सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, ये समझ लो तुम देश की जनता हो। बोले जी मेरा छोटा भाई। अरे बोले सो जा यार, ये समझ ले वो देश का भविष्य है। वो जाके सो गया। सोते सोते उसने डरावना सपना देखा। वो सपने में डर गया, जाग करके वो पापा के कमरे में गया तो पापा वहां था ही नहीं। फिर वो मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी सोई पड़ी थी। जब वो लौट के आ रहा था तो नौकरानी के कमरे से कुछ घुसर फुसर की आवाज। वो थोड़ा और आगे आया तो उसने देखा उसका भाई अंधेरे में सो रहा है, तो वो भी आके सो गया। जब सुबह हम चाय वाय पी रहे थे तो जाग के आ गया। कहता पापा मैं तो राजनीति सीख गया। लेकिन बड़ा जल्दी सीखा। क्या सीखा? कहता जी अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी। सरकार सोई पड़ी थी, देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता बेचारी घड़ी घड़ी देख रही थी। सर ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए। भगवान इधर बैठे, जीव इधर खड़े हुए। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोले आए जी। भगवान ने सोचा ये ढीला ही है, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत करना नहीं, 24 घंटे काम करना है। तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत करना नहीं, 24 घंटे काम। मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आधी करी। बोले ठीक है जा। दूसरे को बोला, सुन भाई बोलो। बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, धरती का आदमी की रखवाली करना, वफादारी करना, जो आदमी से बचे उसको खाना। तेरी उम्र 25 साल। बोला जी रखवाली वफादारी बचा हुआ खाना मेरी भी ज़्यादा है, मेरी भी आदि करना। ठीक है जी। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया। बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट पैक करके दे दे, खा लेना, मस्त रहना। तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, हाँ, मेरी भी आदि करना। बोले ठीक है जा, ये करेगा। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहे। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले वो कैसे? बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, भोग रहा, एग लेग पैर डांस बार बियर बार, जा मस्ती कर। तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया। भगवान बोले क्यों? अरे बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल। 30 साल में तो इन सबका एड्रेस भी नहीं मिलेगा। भगवान बोले तो क्या करूं? बोले उम्र और दो।
भगवान ने कहा उम्र तो खत्म है भाई। बोले नहीं, उम्र तो चाहिए। झगड़ा होने लगा। दोस्तों, भगवान ने कहा देख भाई झगड़े मत, उम्र तो खत्म है, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए हैं, चाहिए तो ले जा। दोस्तों, ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। मित्रों, 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है। सही। फिर उसकी कलेक्टर साहब, फिर उसकी शादी हो जाती है। फिर वो रात दिन गधे की तरह लगा रहता है। बाहर भैंसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देता। जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है। तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। दोस्तों, फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। मुझे तालियों से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बधाई देता हूँ हमारे आयोजक मंडल को, अधिकारी जितने बैठे रहे उन्हें मैं सल्यूट करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे घनघोर तालियों से विदा करना कि दोस्तों, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। वो एक ही जन्म में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। होता है इन्हें पशु अस्पताल ले जावा, खस्सी करावा, फिर काम पर लगावा। छोरे की माँ ने तरस आ गयो, बोली बापड़े गऊ के जाए ने क्यों पीड़ मारो, घर ही काम चला दो। बापड़े गऊ के जाए ने क्यों पीड़ मारो, घर ही काम चला दो। बेड़ के ने भी अपने छोरे वाली तरह बीएड करा दिया। पसंद आई हो तो और समझ में आई हो तो। मैं बेंगलोर में कविता सुना दी, राजस्थानियों का प्रोग्राम था, लेकिन अगले दिन अखबारों में, हिंदी अखबारों में इस पर चर्चा चल रही, खस्सी क्या होता है। तो अपने यहाँ सब समझते हैं। बेटियां बैठी हैं, बेटियों को देख के मन बड़ा खुश होता है। अध्यापक रहा मैंने, 42 साल तक नौकरी की, 18 साल के लग गया था। तो एक स्वाभिमान खुद पर होता है कि यार 20-20 साल की बच्चियों को गेट पर बाप छोड़ जाते हैं कि हम गुरु जी संभालेंगे, और हमने भी गरीबों को रखा। और बेटियों को सीखों के जब भी कहीं मौका मिलता है, बेटियों को देखते हैं तो अंदर का अध्यापक जाग जाता है, कभी दब जाता है अध्यापक जागता है। तो इन बेटियों को एक सीख कि बरसना है राम जी तो ढंग से बरसो। राम जी भी बरसने में भेदभाव करते हैं, आज खारे अठे बरस के राव सरमिया जी भी सुखता है। बरसना है राम जी तो ढंग से बरसो, न्यू गाजन गुजन में के पड़े है, कर्जा लेना है तो बैंक सूझो, माजन गुजन में के पड़े है, पति ने ही परमेश्वर समझो लुवाइयो, साजन सूजन में के पड़े है। घर सू पढ़न जाने वाली छोरियां ने इतो ही कहना है कि थे दौड़ लगानी सीख लो, भाजन भूजन में के पड़े है। पसंद आई, लेकिन बेटियों ने ताली नहीं बजाई। एक तो कविता सुनाऊं, क्योंकि इन्होंने मैंने पाबंदी लगा दी कि अपने को इनको सुनना है। खुल के खेला सरदार जी, खुल के खेलो। चलो कोई बात नहीं। बेरोजगारी के टाइम की बात है, 50 साल पहले की। तब हनुमानगढ़ में से होती एक गाड़ी जाती थी, गंगानगर से आती रेलगाड़ी। ये डीलक्स बसें, ये स्लीपर बसें तब नहीं थी। तो वो रेलगाड़ी यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे चलती थी और सुबह 8 साढ़े 8 बजे जयपुर पहुँचती थी। आदमी का हुलिया बिगड़ जाता था। सब दिनों ने यात्रा की है, सबको पता है। वो कोयले वाली गाड़ी होती, धुआं और कोयला मिल करके मिट्टी मट्टी में समझाते थे लोग। उस गाड़ी की बात ध्यान में करिए कि बेरोजगारी के टाइम इंटरव्यू दे खातर एक जयपुर जान लाग रहा मैं जयपुर जान लाग रहा और सागे एक दोस्त बड़ा कलाकार। मैंने बोले वो भीड़ देख घबराई ना, अरे की हो जाए तो उतर जाई ना। हनुमानगढ़ जंक्शन भीड़ भड़का, वो भीड़ भड़का और मैं भी चढ़ गया सवारियां सागे होता धक्म धक्का। मेरे दोस्त रबड़ को सांप जोड़े मुंह निकाले, मेरे दोस्त रबड़ को सांप जोड़े मुंह निकाले। वो सांप को शोर करे ऊपर उछाड़ो,
सवारियां फटाफट उधर की करनी खाली और दो ही दो में रह गया, हंसिया मार के टाली, शीशा हमारी खिड़की बंद कराया, गोदड़ बिछा लिया, पड़ते ही नींद आ गई, कहीं गंगा जी नहा लिया। सुबह चाय गरम की आवाज आई तो सोचो सीख कर आया। जटावी पर यात्रा करिए, चाय पीने का टाइम सीख कर हो जाता था। चाय गरम की आवाज आई तो सोचो सीख कर आयो, पर शीशो ऊंचो करके चाय ने करने बुलायो, पर ये पितान खातर पूछ लियो कौन सा स्टेशन आया। वो मेरे ट्यून में बोलियो हनुमानगढ़ जंक्शन पाया। मैं क्यों मजाक करे, बटू तो मैं रात ही चढ़ के हो, क्यों मजाक करे, बटू तो मैं रात ही चढ़ के हो। वो बोले भाई जी वो डिब्बो काट के नहरों पर रखे, रात ही में एक सांप पड़ गया। अच्छा चलो मैं एक बात है, मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता होगी, वायरल होगी, वो वीडियो बन गई, करोड़ों में बहुत अच्छी चली गई, और मैं कहता हूँ भाई उसी कुंडली की वजह से मेरे को ये हुआ। पर मैं एक मेरी और मनपसंद की चीज सुना करके, जिले का नाम है इसमें, और फिर वो आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ कि खेमोताऊ सुत्या हाथ वाली साल में खेमोताऊ जब ताऊ के चैनी के वेतनमान में आदमी पहुंच जाए तो डबल बेड वाला कमरा को नहीं मिले, कुंडी वाला मिल गया तो ठीक है, वरना लोग कहेंगे खेत में उखाड़ी करो। खेमोताऊ सुत्या हाथ वाली साल में गोगा मेड़ी मेले टूटा पे तो जंजाल में सपने में सुते सुते सपनों आया कि गोगा मेड़ी मेले टूटा। एक बैल वो सौदो करे पशु मिले जार, जिम्मेदार आदमी तो ये बलदम उधर का सौदा ही करेगा, सपने में सांप मार दियो, पानी टूट दियो, ऊँट फाट दियो, मतलब ये पता चलेंगी सपने में। और ये थोड़ी हो कि भाई मैं प्रधानमंत्री साहब के हाथ मिला दिया हूँ, इससे ही सपना हुआ है जिम्मेदार आदमी। एक बैल वो सौदो करे पशु मिले जार, दलाल देवे 300 ताऊ मांगे 1000 और 300 बचाए हुई खींचा ताड़ी कटे हो रही है रजाई में। 300 देसी 1000 देसी 300 देसी 1000 देसी रजाई में खींचा ताड़ी, इतने में ताऊ की जाखुन की आनी ना जाने। ताऊ देख रे घरी सुत्या, ताऊ देख रे घरी सुत्या के हुई रे आ दूसर रजाई मुंह पर ले हाथ बार काट बोले ले 300 ही पकड़ा। यानी अपने जाने नहीं देना इसको, ये सपने होते हैं जिम्मेदारों की बातें होती है। एक मेरी कविता वैसे मैं सुनाया नहीं करता, आजकल बंद कर दी क्योंकि लोग नाराजगी करते हैं अध्यापक लोग। मैं दूरदर्शन जयपुर पर सुना दी, जब मैं वापस आया तो 50 मश लठ लेके खड़े बस अड्डे पर कितने आई लदी के सुनाने। चलो आज मैं धन सुना दी, बहुत वो वायरल हो गई कि गुरुजी पढ़ाता गांव में रोटड़ी आंती गांव में। अब आदमी 50 साल पहले की है जी, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिस्ट लगी रहती थी, फलाने दिन फलाना बच्चा रोटी लाएगा, फलाने दिन फलाना लाएगा, ये सरेआम होता था। गुरुजी पढ़ाता गांव में रोटड़ी आंती गांवों भी रोटी लुकी पाखी, गुरुजी कोर तोड़ चाखी, जगह जगह से बड़े उड़ी माँ में दबारी किर रड़ेउड़ी बड़ी बेसुरी है टिंगरो थारी मावा, अब इसी को के बाप को सिर खावा। अरे वो बाहर छोरो कौन आवे, वो तो गुरुजी 500 वालों पूरियो दही को कुंडलियो लिया है। अरे वो तो कदी की बोल लिया तो दादी को नहीं गल है पाना बना तो आज वो सूरज आथण का नहीं किया उठ्यो, इतने में भूरिये क्वार्टर में पहुंचो। गुरुजी कुलड़ियो जालियो 10, अब कल बोलिएगा सामाजिक में 10/10 हमारे कने पट्टा लालमेंट करने की पावर नहीं है, बच्चा वो तो पास कर जा। अब कल बोलिएगा सामाजिक में 10/10 बड़ो सियाणो छोरो है भूर, देखो भाषा ही बदल गई, बोलिया कहते भूर खिचड़ी रोटड़ी मालींदी चूर, 2-4 सबड़का मारे फटाफट आती नहीं ने जब गुरुजी कर क्या चट तो पूछे अरे भोरिया आज दादी कहीं टूट गई, यानी मान गई। अरे भोरिया आज दादी कहीं टूट गई, भोरिया बोले गुरुजी आज दही ने गिटी उठ गई। अरे जनावर करने तो ठा हो, गुरुजी की मिल सो गयो। अरे जनावर करने तो ठा हो, पर गुरुजी कोठड़ो मारे कौन खाओ। गुरुजी के आंसू को छूट गयो, पड़ता ही वो कुलड़ियो फूट गयो, नुकसान हुआ देख भोरियो रोन लाग गयो, ठीक कर बेड़ा कर गुरुजी की कमीज धोन लाग गयो। रोए और बड़ी बलजानी रफा जूत सी, छोरे को रोमते मुंह को जो सोचो तो गुरुजी भी डांटे। रोए और बड़ी बलजानी रफा जूत सी, रोम तो गुरुजी बोले गुरुजी आतन दादी क्या मैं मूद सी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग, और जैसे ही वो अंग्रेजों को दिया वो अंग्रेजनी उछलने लगी, ओ वाह सीमेंट वाला पिज्जा, मगर नो सीमेंट वाला पिज्जा, बाजरा रोटी चपाती ऊपर वेजिटेबल। तो वो सब्जी तो खा गई चम्मच से, और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही, आंटी प्लेट कहाँ रखूं। अरे मगर यही तो खाना था। अब वो बोले
want to see your village. मगर चलो मैं गांव दिखा देता हूँ। गांव दिखाने निकला ही था। अब हमारे गांव के नाम देखो आप, भोमाराम, भियाराम, कानाराम, खालीराम, ये राजस्थान की खूबसूरती है। भगवान राम के बिना तो नाम ही नहीं रखते। अब निकलते ही ताऊ गणपत राम आ गए और भाग के अंग्रेज ने ताऊ की धोती पकड़ ली। बोले व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियन फैशन। मका यस, दिस इज इंडियन फैशन धोती। बोले व्हाट धोती? अब मैं फंस गया, धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट धोती? मगर धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। कहाँ से हवा आती, कहाँ हवा जाती, कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती। दिस इज धोती। अब आगे निकले, ताऊ जी का लड़का पजामा पहन के आ रहा था तो भाग के पजामा पकड़ लिया। दिस इज धोती। मगर नो, दिस इज पजामा। और व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा? मगर थोड़ा सा ही है। धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूँ आगे से तो खुलता है पीछे से। तो थोड़ा आगे गए, हमारे गांव में रेलवे लाइन है, वहाँ सुबह सुबह का टाइम डब्बा लेके लोग बैठे थे दूर तक। जैसे उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस? मगर सरकार ने बड़े घर घर में बाथरूम बनवाए, फिर भी मगर ये सही जगह नहीं पहुंचे। बोले टेल मी व्हाट इज दिस? और मगर छोड़ो, मैं गगर नदी दिखाता हूँ, कालीबंगा दिखाता हूँ। बोला नो नो, टेल मी व्हाट इज दिस? मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर ये लोग सुबह सुबह यहाँ फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। बोले नो, वो नीचे बैठे हैं, मगर वो राजस्थानी है, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। तभी तो हमारे बारे में कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावड़ो मारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावड़ो मारो राजस्थान। थोड़े दिन पहले हमने योग मनाया और मेरी नजर में सबसे अच्छा योग होता है हास्य योग, जो आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखता है। अब हास्य के शेर में आपके सामने छोड़ने जा रहा हूँ। वो खिलाड़ी जिन्होंने लाफ्टर शो में और बहुत सारे टीवी में, फिल्मों में, बहुत सारी कविता के मंच पे उन्होंने बड़ा लोगों को हंसाया है, गुदगुदाया है। देखिए, टेंशनें दुनिया में भरी पड़ी है। मैं कपड़ा मिल में नौकरी करता था सर, मेरा ये हाथ मशीन में आ गया, 13 जगह से टूटा ये, 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए। कई डॉक्टर तो काम करना सीख देते थे, मेरे को हर महीने खोल लेते थे। बोले जी इसमें तार लगेगा, इसमें पेच लगेगा। मैं बेला ही हूँ, तुम टेंशन लो। मैंने 13 महीने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए। टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम की स्पीड को बढ़ा दीजिए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। हमारे भी सांगवान साहब, एसडी साहब भी आए हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साहब हमारे रिकॉर्ड बन गया, पिछले 6 महीने में इतना माल पकड़ा गया, इतना शायद पूरे राजस्थान में पहुंचता नहीं होता होगा जितनी खबरें हमने पढ़ी। एक बार जोरदार तालियां जो नशे के खिलाफ आपने, आपकी टीम ने, हर एक थाने ने, हर एक सिपाही ने जो जी जान से मेहनत की है। हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को एक बार मतलब पंजाब जैसा बन गया था, लेकिन आपने वापिस हनुमानगढ़ जिला बनाने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सभी के लिए। और सभी जनता दिल खोलकर आपके साथ है। आइए अब एक बार फिर आपको हंसी हंगामे की तरफ ले चलता हूं। सुरेश अलबेला जी ये लाफ्टर चैलेंज 4 में चैंपियन रहे। राजस्थान से पहले मैं लाफ्टर चैलेंज 2 में गया और लाफ्टर चैलेंज 2 के बाद लाफ्टर चैलेंज 4 में ये चैंपियन रहे। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड के सारे देशों में लगभग इन्होंने कविता पाठ किया है। और इनकी हंसी, इनके चाहे मलिका शेरावत का इंट्रोडक्शन हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू का इंट्रोडक्शन हो, या जितने भी मुंबई में जो स्टार आए हमारे लाफ्टर शो के दौरान, कॉमेडी सर्कस के दौरान, सबको खूब दिल भर के हंसाया। आपकी जोरदार तालियों के साथ रंगीने राजस्थान के वो कलाकार जिन्होंने टीवी फिल्म में हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया, भाई सुरेश अलबेला जी। हनुमानगढ़ जिले के जन्मोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मंच को प्रणाम करता हूं आदरणीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब और बाबूलाल जी। और सच में हरियाणा के आदमी को हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता।
वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। भाई एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गए SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इसमें तो कौन मना करा करवा सकता? बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। हम बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि जो मन में वो जबान पे, वो एक मुकदमा चल रहा तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई। बेचारा वकील सामने रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूँ, कर्नल गाने का छोरा है, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। बहुत आनंद में रहने वाले लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा। तो सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ क्यों हुआ। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। कारण ये कि हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हासिल में रहते हैं। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप ताश खेलते हैं? तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले, वरना रेल के नीचे आ जाएगा। मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है। खैर बहुत बढ़िया विवाह ने प्रेम का भी गीत पढ़ा एक आपके सामने। हरियाणा में तो प्रेम वैसे भी ब्याह के बाद ही होता है। हाँ ब्याह से हुआ, लेकिन प्यार करने कम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। सही बात है। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। प्रेम की स्थिति बहुत अलग है। वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोबी से ढूंढ रहा हूँ। बोले तू? बोले यार मेरी भी खोबी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच का कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? मैं बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते। तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा है। और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात तो हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है? तेरा पीढ़ी का बंडल तोड़। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी भाई ख्याल ही ये कष्ट है हमारा, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है, बहुत बड़ी तकलीफ। ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। और ये भाई प्रताप, ये तकलीफ तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वही पदक लाने वाली छोरियां जंतर मंतर पर बैठी होती हैं और कोई उनकी सुन नहीं रहा होता। ये प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए,
और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दिया। कबूतर बोला, हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। तो वो जमाना चला गया, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया और मुझे शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी, 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y और एक साथ 25-30 को सेंड है। कहीं से जवाब आएगा। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल। क्या बात है, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत्म कले जाने का। क्या वो प्रेम अब रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम ऐसा ही है। एक आरोप हरियाणा के आदमी पे लगता है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो जो जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का आदमी दे सकता है कि वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे कर रहे हैं, बोले बढ़ा भी सके। काम तेरे बस की नहीं, पूछ क्यों रहा है। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था तो एक ने पूछा, बोले तो बीड़ी पीवे है। अब कायदे से सवाल कर भाई, जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, फालतू का सवाल कर दो रहा। फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब देते थे, बोले तो बीड़ी पीवे है, बोले ना अगरबत्ती सुलगाइए तो लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था तो एक ने पूछा, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है, बोले ना वो ढहकर छोटा रह गया। लोगों के सवाल उठते हैं। वो एक अर्जी जारी थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यो मर गया थे। अजीब सवाल है। पर आपने देखा होगा लोग सवाल पूछते हैं, आज ही पूछ रहे थे ख्याली से, इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, बोले आपको चोट लग गई के? ये बोला ना फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेलवे पर मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों में थी? बोले ना जी खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नियत खराब हो गई। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना बाजार घुमान ले जा रहे हैं, सांझ में घर छोड़ देंगे। और तू कहते तेरे घर छोड़ देंगे। लोगों के सवाल होते हैं जी। इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का एक युवा बेरोजगार, एक पोस्ट के लिए आए थे पूरे 80 उम्मीदवार, किसे रखना यह बात तय थी, इसलिए चयनकर्ताओं के सवालों में न सुर न ताल न लय थे। एक चयनकर्ता ने हरियाणवी छोरे से पूछा, बोले बताओ ताजमहल कहाँ है? हरियाणवी छोरा बोला जी रोहतक में। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इतना भी नहीं जानता नौकरी क्या खाक करेगा? हरियाणवी छोरा बोला आगरे में बता दूं तो क्या रख लेगा? रखना नहीं करेगा, बताओ क्या फर्क पड़ा है? तो हमारे तो जवाब ऐसे ही रहते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। उसी के सौंदर्य पे शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूँ। SP साहब बैठे हैं, उनको समर्पित करता हूँ, आपको आनंद आएगा साहब। इसमें नायक जरूर पुलिस वाला है, लेकिन आपको आनंद आएगा। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे लेकर आओगे? जी आसान सा सवाल था।
लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है जी। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ केस कैसे कराने के लिए, तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ केस कैसे कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, और उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का पीछे की भाव, 100 ग्राम का पीछे की भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा होगा, ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत नहीं, वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटका लाता है, सेब लाते तो मैंने साहस कर भी देखा। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई जी, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं जी, उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की है, और सेब खरीदने लगा दिया पूरा खानदान, सेब खरीदने लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगा? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला, जी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे बढ़ा हुआ है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाएगा, तो इसका हिसाब आप उससे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए, जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो, इस सवाल को यही छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से, पहले आएगा 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम, वो सेब खाता है, हाँ कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब, आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले, जवाब पे आगे, कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो, पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देंगे। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो, दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं, बस पहला जो एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते होते वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा से पिछले दिनों आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया।
और 5वां सेब है मेरा। कहते हैं कि एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहते तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती बीमारी होती है। और खल सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं और साहब बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है जी। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ आपके बीच में। ऐसी कोई फालतू फोकट की बात नहीं करूँगा जिससे दिमाग पर लोड पड़े। रह गया मेरी हाइट नहीं ज़्यादा है। अरे माइक बढ़ाओ यार, एक ईंट रखा करो, जब माइक छोटा हो तो माइक के नीचे दे दिया करो, कभी छोटा हो तो कभी के नीचे दे दिया करो, बैलेंस बना रहे। अच्छा, आप थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं आपके बीच में कोई टेंशन की बात नहीं करूँगा क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है, किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग में रहता है। मैं आपकी कराने की कोशिश करता हूँ। ये इधर उधर जो बच्चे खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है बैठ जाओ, क्योंकि भगवान कसम में कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देख रहा हूं। कोरोना काल में लेकिन ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब हम पुरुष तो कम करते हैं यूज, लड़कियां ज्यादा करते हैं। अब इनको फोटो खींचना हो आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूँ, लेकिन बीड़ी पीने वाले आदमी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि आग में झूठ नहीं बोल रहा। देखो आप, मैं हर किसी के चेहरे पे ठा के देखना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई किसी पाकिस्तान से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी चाइना से नहीं है, मेरी लड़ाई अगर किसी से है तो लोगों की उदासी से है। मैं हर चेहरे पर मुस्कुराहट बांटने के लिए निकला। तो आपकी थोड़ी तालियां कमजोर, एक बार जोरदार तालियां बजा के मेरे को बताओ, वरना कोरोना काल में तो वैसा मेरे साथ इतनी दिक्कत हो गई। एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई, तो मैंने कहा तेने कौन सा खाना बनाया, कौन सी सब्जी बनाई, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। तो उसने कोविड की मेडिकल टीम को कॉल कर दिया, बोली मेरे हस्बैंड का स्वाद गायब है। भाई साहब वो मेरे को 14 दिन के लिए उठा के ले गए, डायरेक्ट क्वारंटाइन। वहां जैसे ही मैं गया, उन्होंने मेरे से जाते ही पूछा तुम किस किस से मिले थे। मैंने भी छूटते ही कहा मेरी लुगाई से, मेरी साड़ी से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से। मैंने भी पूरे खानदान को अंदर करवाया। मस्त रहना चाहिए भाई साहब, पूरे दुनिया में ऐसे ही बहुत सारी टेंशन पड़ी है। मैं तो इंटेलिजेंट आदमी, देखो हम कभी क्या है, हम कभी 50% पागल होते हैं, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमें बुलाता है। बाबू भाई साहब, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, मेरे को तो इनने बुलाया, इनसे निपट लेना आप। मस्त। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो।
बोला इसमें लेके जाएगा। अरे मैंने कहा थैला लेके आया हूँ, उसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किसमें लेके जाएगा? मैंने कहा इसमें मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, मिलती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़। दिमाग से काम करना चाहिए। वैसे भी मैं तो आज हनुमानगढ़ की धरती पर खड़ा हूँ, और हनुमानगढ़ की धरती पर खड़ा हूँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम कौन है। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। और जाओ तालियां आपने पहले बजा दी। आपको लगे कि मैंने आखिरी पंक्ति में कोई ढंग की बात कहने की कोशिश की है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़े। रुको पहले सुनो। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था। और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। दो जवान और जा रहे हैं। भाई जी बंद कर दिया, या तो थे चलन दो या मैं चलन दिया। क्यों आप बार बार केड़ा काट रहे हो? बीच में कोई प्लेट लेके आ रहा है, कोई कप लेके आ रहा है। ओलो लो लाल टी शर्ट बैठो बात यहाँ जाओ, तो स्मरण सुनो। हाँ जी सुनो भाई, आने दो। कोई बात नहीं, उसका काम कर रहा है। आने दो आने दो। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और बहुत बढ़िया अच्छी बात है, कलेक्टर महोदय भी बैठे हैं। कलेक्टर साहब मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जब मैं छोटा था कभी कद्दू की सब्जी बनती थी तो मैं नहीं खाता। कद्दू की लौकी की मना करता, खाता ही नहीं था। तो मेरी मम्मी मुझसे कहती थी अबे खा ले तू कौन सा कलेक्टर है। तो ये कद्दू की सब्जी तो आपके घर में बनती होगी। फिर आपसे क्या कहते हैं? आनंद में रहना चाहिए भाई साहब। देश में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, हर कोई परेशान है, मस्त रहना चाहिए। वो एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि शाली भाई इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता। हाँ फिर तो वाक्य में आ रही। इसके बाद वो भी सूख हो जाती है। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा आती नहीं आती, पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब मैंने कह दिया, मैंने कहा बेबी प्लीज कम किया। लड़की आ गया, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज ने पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी 1.5 छाना। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम किया। दिमाग से काम करना। तो हमारे देश में गहलोत साहब की तरक्की कर ली, अग्रवाल साहब काम मोबाइल में जा रहे हो आप। इधर सुनो, मोबाइल क्या है? मोबाइल भी एक बीमारी है। इसने चाय की टपरी पर अखबार पढ़ना भुला दिया है, और इस मोबाइल ने बच्चों को नींद पर चढ़ना भुला दिया है। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, हम चांद पे पहुंच गए। इसके पहले भी हमने एक बार ट्राई किया था, तो हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए थे।
तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको बताऊं कलेक्टर साहब, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, और वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बार बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। एक बार मिलकर तालियां बजाओ। अच्छा क्या भाई साहब, ज्यादा पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होता। बस अब आप सब भी एसपी साहब, कलेक्टर साहब, अग्रवाल साहब, आपका तो बाबू जी बोले सब पढ़े लिखे हो, लेकिन पढ़ लिख के आपने कौन सा तीर मार लिया? सुन तो 5वीं पास हो ही रहे हो। बहुत बढ़िया। वैसे हम भी कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी है। आप बैठे हैं, ये भाई बैठे हैं, हमने भाई साहब लाफ्टर चैलेंज में जिसको हराया उनमें से एक तो पंजाब का मुख्यमंत्री है। छोटे मोटे को नहीं हराया, बड़े करने की है। क्या मतलब, प्रताप जी बड़े कवि है, अरुण जेटली जी बहुत बड़े कवि है, हालांकि मेरा भी नाम आजकल घोड़ों की लिस्ट में ही चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मस्त रहना चाहिए आदमी को। तो भाई साहब कहाँ घूम रहे हो? भाई साहब वो नहीं आई जिसको आप ढूंढ रहे हो, बैठ जाओ। वो आई है, मिल नहीं रही। लेकिन आप तो ऐसे घूम रहे हो जैसे बागेश्वर बाबा की कथा सुनने आए हो। उतार दिया बता रहे हैं ये आपका भविष्य है, ये आपका भविष्य है। मेरा इतना सा मानना है भाई साहब, मैं मानता हूँ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भविष्य बता सकते हैं, लेकिन एक सच बता रहा हूँ आपको, जिसको पता है आपका भविष्य वो कभी बताएगा ही नहीं, और जो बता रहा है उसको पता नहीं है। ज्यादा पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होता। वो याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश के 400 पढ़े लिखे लोग रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने चले गए, बोले इसको फांसी मत दो, इसको फांसी मत दो। इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला, बोले याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में इसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बार बताओ रे चोट को, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं यार? और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर वो नहीं होता जिसके 1000 एकड़ की संपत्ति हो, और मैं पूरे सदन की तालियां चाहता हूँ। अमीर वो भी नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर। लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं। बहुत सारे आए थे, एक आ गया मेरे से, बोले गुरुजी ज्ञान दो। अरे मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला गुरुजी ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संकट में रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही है, तेरे पास ही नहीं। अरे बोला आप तो दे ही सकते हो, आप तो इतने बड़े कलाकार हो। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता। बोले यार आप तो दो ज्ञान मेरे को। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए? बोला लुगाई गुलाम बन के रहे, ऐसा ज्ञान दो। मैंने कहा ले जा, आप सबके भी काम आएंगे।
मैंने कहा शादी कब है तेरी? बोलो भाई साहब अगले महीने। मैंने कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रखे। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे। शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया, उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी लुगाई तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देख जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रही। उसने वैसा ही किया। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रखी। उसकी लुगाई देखते ही बोली ठीक है बढ़ाओ, लेकिन मेरे पेट में सोडा मत डालना। लुगाई से ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। मैं तो एक दिन भाई साहब नैनीताल जा रहा मेरी लुगाई के साथ, तो एक दोस्त मिल गया मेरे को, बोले अलबेला जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा लुगाई के साथ घूमने जा रहा हूँ नैनीताल। बोला बहुत अच्छे। मैंने कहा अच्छा बच्चा कुछ भी नहीं है, रास्ते में कोई ढंग की खाई दिखेगी तो दे दूंगा धक्का। तो बड़े खत्म। तो दोस्त भी डेढ़ छाड़ा, बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन इस वाली के धक्का में वापस आते टाइम दूंगा। लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। हमारे कहते बोलो पानी मत बहाओ, पटाखे मत चलाओ। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है पर छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल परमाणु बम फोड़ रहा है और ये हमको सूखड़ी बम नहीं फोड़ने दे। इसलिए कह रहा हूं कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत जलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती। और दो पंक्तियों में मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। प्यार में हदें पार कर रही है, और आजकल की लड़कियां तो डायरेक्ट सरहदें पार कर रही हैं, और पुरुष तो लुगाई के डर से मुल्ला भी पार नहीं करता। एक वो सचिन था जो शॉट मारता था तो बोल सीमा पार चली जाती, और एक ये सचिन है जो सीमा पार से सीमा ही उठा के लिया। अब पता नहीं है अलग ट्रेंड चल रहा है भाई साहब। पाकिस्तान की सीमा इंडिया में आई, इंडिया की लड़की पाकिस्तान में चली गई, इस देश की लड़की भग के उस देश में जा रही है, उधर की भग के उधर जा रही है, इधर की सोनाक्षी उससे प्यार करती है, उधर जरीन खान दूसरे से प्यार कर रही है, और इसके साथ भगरी कोई उसके साथ भगरी। फिर ये कहती है प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। अरे प्यार अंधा नहीं होता, तुम खुद ही अंधा धुंध प्यार कर रही है, इसमें हम क्या करें? ये दिक्कत है। मस्त रहना चाहिए अपने वो देश में। ऐसे ही बहुत सारी टेंशन, ज्यादा टेंशन नहीं पालनी चाहिए भाई साहब, आनंद में रहना चाहिए। एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूँ कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया किसान की आवाज। इस देश में 2 ठुमके लगाने पर विद्या बालन को पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। माफ करना, लेकिन विद्या बालन, करीना कपूर हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीछे बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है।
और ये बीमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। इस देश के 3 हीरो तो गुटखा बेच रहे हैं। भाई तुमको बेचना है, दूध बेच लो, दही बेच लो, सीमेंट बेच लो, लेकिन वो गुटखा बेच रहे हैं। इसलिए कहता हूँ गुटखा बेचने वाला हमारा हीरो नहीं हो सकता। हमारा हीरो अगर कोई है, हमारे कवि कहते हैं विनीत चौहान साहब कि मुंबई में अगर आप सुबह 4 बजे उठो तो आपको कुत्ते के साथ घूमते हुए लोग मिलेंगे, और हनुमानगढ़ की सड़कों पर मिलो तो आपको 4 बजे सेना की जवान की तैयारी करते हुए बच्चे मिलेंगे। इसलिए कहता हूँ हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुना देता हूँ हिंदुस्तान की सेना पर, उसके बाद आप जो कहोगे वैसा चलता रहेगा। कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। वाह! उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है, उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है, जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है, जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो सालों तक वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है, आसमान मोड़कर वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता, वो रूखी सूखी खा लेता है, मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है, मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। वो सैनिक की बेटी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूँ। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी तो मेरे लिए एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी तो संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका, मगर सर नहीं आता। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका, मगर सर नहीं आता। छोटी सी बच्ची अपनी दादी से पूछती है कि दादी मेरे पिताजी का सर क्यों नहीं आया, ऐसा क्या गुनाह किया था उन्होंने कि मैं उनका चेहरा भी नहीं देख सकती। तो उसकी दादी अपनी पोती को जवाब देती है कि तुम्हारे पिताजी का सर वापस क्यों नहीं आया। आपको लगे इस बालक ने कोई ढंग की बात कही है तो मैं आप सबकी तालियां देखना चाहता हूँ कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्ला जी का इतिहास कहता है। और 2 पंक्तियों में मैं आपके हाथ आकाश की फिजाओं की ओर लहरते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्ला जी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा। और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। और अंतिम 2 पंक्तियां, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो सर लड़ रहा होगा। क्योंकि
सूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि सूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। वाह वाह वाह, सुरेश अलबेला जी, मजा आ गया। पीछे तो संसद बैठे कुकली लगा हुआ है, तो खाली कुकलियों में भी इसको भरी हुई है। तो एडीएम साहब को बोल गए हो क्या इनवाइट हो, इतने हम प्रोग्राम होने वाले कभी सम्मेलन है, ये भी 4 चांद लगाना है, तो हटा के तो देखो काफ़ी सारा चांद था ऑलरेडी। मना ले तो देखो लाइव को परफॉर्मेंस